हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लखनऊ वाले सर में। जैसा कि आपको पता है 2025 के एग्जाम बहुत ही जल्द यानी कि फरवरी में होने जा रहे हैं और इसी को ध्यान में नज़र रखते हुए हम आपके लिए लाए हैं वन शॉट वीडियो वास्तविक संख्याओं के लिए। इसमें हम जितना सारा जो कुछ भी है वो सारा का सारा एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे और वही क्वेश्चन लेंगे जो 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं। इसमें कोई फालतू की चीज़ या एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी जिससे आपका टाइम बर्बाद हो। हमें पता है टाइम बहुत कम है और बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कराना है। जैसे कि कुछ हमने पॉइंट नोट किए हैं इस चैप्टर के बारे में जो आपको पढ़ाए जाएंगे। इसमें पहला है पॉइंट संख्याएं, दूसरा पॉइंट है अभाज्य गुणनखंड, तीसरा पॉइंट है मासा तथा लासा और चौथा पॉइंट है दो संख्याओं के मासा तथा लासा में संबंध और अपर में संख्याओं को सिद्ध कर। जैसा कि आपका आगे टॉपिक है संख्याएं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती वास्तविक और दूसरी होती है बेटा काल्पनिक। लेकिन संख्याओं से पहले हम आपको बताना चाहेंगे अंक। अंक क्या होता है और संख्याएं क्या होती है, इसमें थोड़ा अंतर होता है बेटा, तो हम समझेंगे। अंक अगर देखें तो गणित में 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक, जितने भी संख्याएं हैं, ये इनको ही हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ये हमारे अंक हैं। और अगर ये अंक रिपीट होने लगे जैसे 1 और 0, 1 2 12 1 3 13 ऐसे डॉट 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 आगे चल के ये संख्याएं बन जाएगी बेटा। अब ये 2 से अधिक भी हो सकती है, 4 5 6 जैसे भी कहीं भी हो सकती है, जैसे 4 6 9 8 2, ये भी एक क्या है बेटा, अपनी संख्या है। क्या है बेटा, संख्या। ठीक है। अब इसका ये भाग है, दो भाग है, एक तो है वास्तविक संख्या, दूसरी है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं वे होती हैं जो रूट के अंदर माइनस पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि माइनस के अगर 2 है वो भी रूट के अंदर, तो ये हमारी काल्पनिक संख्या होगी। और वास्तविक संख्याएं ये होती है, वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती है, एक दशमलव वाली संख्या और एक होती है बिना दशमलव वाली संख्या। तो आज हम पहले बात करेंगे बिना दशमलव वाली संख्याओं के बारे में। जैसे कि पहली हेडिंग है अपनी, क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से लेके अनंत तक की जो संख्याएं हैं तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनकी गिनती 1 से ही स्टार्ट होती है हमेशा, इसमें 0 शामिल नहीं किया जाता है। फिर नंबर दूसरा पॉइंट है अपना बेटा सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 के पहाड़े से कट जाएं, 2 के पहाड़े से कट जाएं। जैसे 2 स्वयं 2 से कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 4 भी कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 6 भी कट जाएगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक ऐसी संख्या पाई जाएगी। नंबर थर्ड अपना पॉइंट है बेटा विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 के पहाड़े से ना कटे। अभी हम यहाँ पे बात करते सम, तो 2 के पहाड़े से कट रही थी। विषम की बात करें तो 2 के पहाड़े से नहीं कटेंगी, 2 के पहाड़े से नहीं कटेंगी, ये कटेगी पर ये नहीं कटेगी। ठीक है बेटा। जैसे 3 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 5 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 7 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 9 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट की। तो 4 पॉइंट है बेटा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, जो प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं, यानी कि इसकी गिनती 0 से स्टार्ट होती है और डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है। कहाँ तक जाती है बेटा, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और अब बात करें नंबर 5 पॉइंट की, तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती, जिसमें पॉजिटिव यानी कि प्लस वाली और निगेटिव यानी कि माइनस वाली संख्या शामिल हो। इसमें भिन्न वाली संख्या शामिल नहीं होती, यह ध्यान रखना। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जैसे कि -2/4 लिखा है, ये क्या मेरा पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या है जी। तो हम कहेंगे ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये तुम्हारी परमेय बन जाएगी। वो आगे हम पढ़ेंगे क्या होती परमेय संख्या। ठीक है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अभी पूर्णांक की। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, तो आज इसमें देखेंगे यहाँ पे 0 से लेके प्लस वाली संख्या ये जा रही है और माइनस वाली संख्या ये जा रही है। तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं बेटा, पूर्णांक संख्या कहते हैं। नंबर 6 पॉइंट है अपना भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं के बारे में बात करें तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो जिनके 2 से अधिक गुणज हो
अब गुणज का क्या मतलब है? गुणज का मतलब जैसे ये 4 है, 4 कौन कौन टेबल से कट सकता है? तो 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है और 4 के पहाड़े में 4 आता है। यानी कि ये पहाड़े हैं बेटा, गुणज का मतलब पहाड़ है जिससे ये संख्या कट सके। ठीक है, आई बात समझे। और गुणज हमेशा जो संख्या है उससे छोटा ही रहेगा, जैसे 4 है, सॉरी 4 के बराबर या 4 से छोटा रहेगा, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 5 इसका गुणज नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझिए। तो गुणज क्या है? पहाड़े हैं एक तरीके के जो उस संख्या को काटते हैं, अलग अलग पहाड़े। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट की, आभास संख्या। तो आभास संख्या क्या होती है? जो संख्या स्वयं से कटे और एक के अलावा स्वयं से कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं? आभास संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 2, 3, 5, 7। अगर हम 2 की बात करें तो 2 किस किस से कट सकता है? 2 1 से कट सकता है और स्वयं से कटेगा। 3 की बात करें तो 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से ही कटेगा। 5 की बात करें तो 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। ऐसे ही आगे चलेंगी, अनंत तक ऐसी संख्या पाई जाएंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे बेटा आभास संख्या। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या के दूसरे वाले भाग पर जाते हैं। यह भाग है अपना दशमलव वाली संख्या। दशमलव वाली संख्या क्या होती है? जिसमें दशमलव लगा होता है। अब दशमलव चाहे 1 अंक के बाद हो चाहे 2 अंक के बाद हो, जैसे यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव दिया, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, ये सारी संख्याएं दशमलव वाली संख्या कहलाएंगी। कैसी वाली कहलाएंगी बेटा? दशमलव वाली संख्या। अब बात करते हैं दशमलव वाली संख्याओं के ही कई भाग हैं। जैसे कि दशमलव संख्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक शांत दशमलव संख्या और दूसरी होती अशांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या क्या होती है? शांत दशमलव संख्या वे होती है जो एक टाइम के बाद जिनका भाग बंद हो जाए, यानी कि शेषफल 0 हो जाए, उन्हें हम शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। ठीक है बेटा, अशांत दशमलव वाली संख्या किन्हें कहते हैं? जिनका भाग कभी भी खत्म ना हो, भाग आता ही रहे और भाग चलता रहे, अनंत तक जाए, इंफिनिटी तक, तो उन्हें हम अशांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। अशांत दशमलव संख्याओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्या और दूसरा है बेटा अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्या। इनमें अंतर क्या है? अंतर थोड़ा सा ही है लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो आप समझे क्या अंतर है। एक तो है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। आवर्ती का मतलब वो होता है बार बार आने वाले अंक या बार बार आने वाली संख्या। ठीक है, तो अशांत है, अशांत का मतलब खत्म नहीं होगा इसका भाग, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगा। और हो सकता है इसमें क्या होता है, आवर्ती है तो मतलब ये संख्या या अंक रिपीट होगी। जैसे कि यहाँ 3 3 तो आगे भी क्या चलेगी बेटा? डॉट 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 3 आता रहेगा इन्फिनिटी तक, इसका भाग ये होगा। तो इसकी पहचान ये है कि संख्या या दशमलव के बाद जो अंक है वो बार बार रिपीट होंगे। यहाँ पे बात करें हम दशमलव के बाद तो 81 बार बार रिपीट होके जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं? ये भी अनंत तक जा रहे हैं। तो ये भी कैसी संख्या है बेटा? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या क्या होती है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या लगभग ऐसी होती है, लेकिन थोड़ा इसमें अंतर यह है कि इसमें क्या होता है कि भाग तो अनंत तक जाता ही है, इसमें भी भाग अनंत तक जाता है। इसमें क्या है, नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 3 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 8 1 8 1 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 1 0 0 1, यहाँ पे देखो अंक है बदलते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो यानी कि कहने का मतलब ये है हमारा कि यहाँ पे जो अंक है वो बदल बदल के आएंगे, सेम अंक नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ पे सेम आ रहे थे, इसमें सेम नहीं आएंगे। तो ऐसी संख्याओं को या ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अनावर्ती दशमलव संख्याएं कहते हैं। अब बात करते हैं, नीचे 2 बातें और लिखी है, परमेय और अपरमेय। पहले हम बात करते हैं परमेय की। परमेय संख्या वे होती है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, और जहां q डज नॉट इक्वल 0। इसका मतलब क्या? q डज नॉट इक्वल 0 का मतलब ये है कि ये ऊपर अपना हो गया बेटा अंश और ये हो गया अपना हर। कहने का मतलब ये है हर कभी भी 0 नहीं होगा। हर क्या नहीं हो सकता? कभी भी 0 नहीं हो सकता। और इसे हम भिन्न के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में दर्शाते हैं? भिन्न के रूप में। या कह सकते हैं कि ऐसी कोई संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में बदल सके वो भी अपनी क्या होगी बेटा? परमेय संख्या होगी। जैसे कि हम बात करें इसमें
प्राकृतिक संख्या है, या ये पूरा जो बात बिना दशमलव वाली संख्या है, अगर हम इनकी बात करें तो अगर हम इसके नीचे 1 लगा दे सबके नीचे तो क्या बन गया, ये भिन्न एक तरीका की बन गई और ये भिन्न बन गई, p बटा क्यू के रूप में हमने इसे लिख दिया। तो ये अपनी क्या होगी बेटा, परमेय संख्या होगी। ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी और ये सारी संख्याएं जो है बिना दशमलव वाली संख्याएं हैं, ये सारी की सारी परमेय संख्या है। अगर हम शांत दशमलव वाली संख्याओं में भी बात करें तो इन्हें भी हम एक पॉइंट के बाद इन्हें भी हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि 3.5 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 35/10, और ये वाली है 4.628, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 4628 और बटा में 1000। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इन्हें हम किसके रूप में बदल पा रहे हैं, p बटा क्यू के रूप में, p बटा क्यू के रूप में, एक भिन्न के रूप में बदल पा रहे हैं। और भिन्न के रूप में बदल सकते हैं तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी बेटा, परमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, परमेय संख्या। ठीक है बेटा, आई बात सुनिए। अब बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या। इनको भी हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं और बदलते हैं, क्योंकि इनके बाद इनके ऊपर हम बार लगा सकते हैं ऐसे, यानी कि 2.33 रिपीट हो रही है तो 3 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ऐसे हम इसे भी लिख सकते हैं क्या, 9.81 के ऊपर बार। ठीक है बेटा, क्योंकि ये संख्या क्या हो रही, बार का मतलब है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, और रिपीट हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहेंगे। और इसे हम भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम आपको बताएंगे इन्हें हम कैसे भिन्न के रूप में बदलेंगे, आगे जस्ट टॉपिक इसी के ऊपर लिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसकी बात करें अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, तो इसे हम बेटा भिन्न के रूप में नहीं बना सकते और हमें ये पता भी नहीं होगा, क्योंकि इसके जो अंक है ये बदल बदल के आ रहे हैं, ये किसकी भिन्न है ये कुछ पता नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। किसके रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये कैसी बेटा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, और इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं बेटा, अपरमेय संख्या। कहने का मतलब क्या है, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में ना लिख सके, जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरमेय संख्या कहते हो। और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे भी बटे में 0 नहीं होगा। अगर बटे में 0 हो गया तो ये भी अपरमेय संख्या नहीं होगी, ना परमेय कहलाएगी ना अपरमेय कहलाएगी। इसे हम अज्ञात संख्या कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं, कि इसका कोई फिक्स वैल्यू पता नहीं होगा यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। अब नीचे आगे टॉपिक को लेकर चलते हैं। तो अब आगे देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जैसे कि हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ सवाल है अपना, और ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, वही सवाल ले रहे हैं। ये है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम ऐसे कैसे अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 140 लिखेंगे और इसके ऐसे पार्ट करेंगे, और ये देखिए इसका इकाई अंक किससे डिविजिबल है, 2 से ही कट जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 7 14 यानी कि 70, एक 0 ऐसे ही आ जाएगा, और 2 3 6, एक हासिल इससे मिलेगी, ये हो जाएगा आपका 10, 2 5 10। तो बेटा ये हो गया। अब ये किससे कट सकता है, अब 5 से, तो 5 से देखो, 3 से पहले चेक करो, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 5 और 3 8 होता है तो नहीं कटेगा। और हम चेक करेंगे फिर 3 के बाद 5 7 35 और 5 एकम, तो सॉरी 5 7 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो ये जो आया है यानी कि 140 की जो गुणनखंड आए हैं, 2 × 2 × 5 × 7, यही हमारा का ये जो संख्या आई है ये हमारी संख्या क्या है बेटा, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे सवाल पे हम जाते हैं, और दूसरा सवाल भी हमारा है क्या, 144। इसे भी हम इसी प्रकार से करेंगे, 144 लिखेंगे, 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2 और 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 9 और 3 एकम बेटा 3 एकम 3। तो इसकी जो संख्या आई क्या आई बेटा, 144 के गुणनखंड क्या निकल के आए, 2 × 2 × 2 × 2 और 3 × 3। तो ये जो संख्या आई, ये संख्या क्या है हमारे बेटा, अभाज्य गुणनखंड। क्यों अभाज्य गुणनखंड है, 2 भी अपने अभाज्य और 3 भी अभाज्य संख्या, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, 2 की पावर
के रूप में। कैसे? 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया? 4 बार। 2 की पावर 4 गुणे 3 कितनी बार आया बेटा? 2 बार, तो 3 की पावर 2। इसे भी हम ऊपर लिख सकते हैं कैसे? 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1 और गुणे 7 की पावर 1। तो ये अपने दो सवाल ये थे। अब बात करते हैं, इसमें एक बात और था, कौन से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो हम बात करेंगे कौन सी संख्याएं से अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो बात करेंगे जिन संख्याओं का मासा 1 हो। क्या हो बेटा? मासा 1 हो तो हम उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल भी आ सकता है एग्जाम में, जैसे कि हम दो संख्या ले रहे, यानी कि 4 और 5। 4 सम है लेकिन 5 अभाज्य संख्या है। तो लेकिन ये दोनों है कैसे बेटा? सहअभाज्य संख्याएं क्यों है कि अगर हम 4 से 5 में भाग दें इसका, यानी कि मासा निकालें, तो यानी कि 5 अंदर 4 बाहर, 4 एकम 4 और यहाँ पे शेष बचेगा 1 से भाग दोगे 4 में तो क्या आएगा? 4 बार जाएगा, 4 खत्म। तो यानी कि ये जो संख्या आई है 1, ये क्या हो गया मेरा? मासा। इसका मासा निकल के क्या आया बेटा? 1। तो अगर मासा 1 निकल के आता है तो उन संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहते हैं। ठीक है बेटा। आगे बात चलते हैं हल सवाल नंबर 4 पर। और सवाल नंबर 4 देखते क्या है? संख्या 38 25 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड लिखिए। पहले हम बात करेंगे वृक्ष बनाकर। वृक्ष बनाकर मतलब जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, वैसे ये होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं जैसे 3825 दो शाखाओं में बांटे। तो हम देखेंगे ये किससे कटेगा, तो हम चेक करेंगे ये किससे कटेगा। लास्ट में 5 है तो वो 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम चेक करेंगे कैसे? 3 और 3, 8 में 1 जोड़ो 9, 3 और 9 कट जाएगा, 5 और 1 6, ये कट जाएगा 3 से। तो कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 बची। 30 सत्ते 21, 1 30 पचे 15, ये कितनी बार में कट गया? ये यानी कि इसमें भाग देना हो और भागफल जितना है वो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे चलेगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम बता ही चुके हैं, जो स्वयं से कटे वही। अब इसके भी हमें 2 ऐसे वृक्ष बनाने हैं, 2 शाखाएं निकालनी है और हम चेक करेंगे ये अभी भी किससे कटेगा। तो देखो 2 और 1 3 से कट जाएगा, और 7 7 5 12, ये भी 3 से कट जाएगा। तो कैसे करें? यहाँ पे 3 लेंगे, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, 3 पे 15। ठीक है बेटा। अब हम आगे भी चेक करेंगे, तो आगे चेक करने में पता चलता है ये अब 4 2 6 हो जाएगा, 6 तो कट जाएगा लेकिन 5 बचेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। तो अब इसके फिर ऐसी 2 शाखाएं बनानी है। और अब चेक अब किससे कटेगा? 3 से नहीं कटेगा, तो अब किससे पता करेंगे? 5 से। तो कैसे कटेंगे? 5 8 40 और यानी कि 2 बचा, 2 इससे मिलेगा 5, तो यानी कि हो जाएगा 25। तो 5 25। ठीक है। अब ये इसके भी ऐसी 2 गुणनखंड करेंगे और हमें पता है लास्ट में 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। ठीक है। तो 5 एकम 5 बचा 3 और 5 सत्ते 35। ठीक है। और इसके गुणनखंड करेंगे तो ये 17 किससे कटेगा? 17 एकम 17, यानी कि 70 27 से कटेगा, इसी से कटेगा नहीं। ठीक है। तो ये जो वृक्ष बना है इसे हम इस विधि को हम कहते हैं वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि वृक्ष विधि। इसका नाम क्या है बेटा? वृक्ष विधि। कौन सी विधि? पेपर में पूछ दिया जाता है और कहते हैं कि वृक्ष विधि से गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो वृक्ष विधि, ये इसका नाम है बेटा, वृक्ष विधि। ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को समझ आया कैसे करना होगा। और इसमें लिखेंगे कैसे, इसके हम गुणनखंड कैसे लिखेंगे। तो जो अभाज्य संख्याएं आई हैं, यानी कि 3825 की अभाज्य गुणनखंड में हम कैसे ज्ञात करेंगे? जो अभाज्य संख्याएं आई हैं उन्हें हम लिखेंगे। जैसे 3 कितने बार आया? 1 2, यानी 3 गुणे 3।
5 कितनी बार आया बेटा? 1 2, 5 गुणे 5। 17 कितनी बार आया? 1 बार। तो ये अपना क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। और ऐसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17 की पावर 1। ठीक है, ऐसे रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ब्रज विधि हो गई। अब बात करते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। जब बात बेटा न्यूनतम की हो तो बात करते हैं लासा की। किसकी बात करते हैं? लासा की। यानी कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। विभाज्य का मतलब हम क्या याद करना चाहिए? इसका भी हम लासा करेंगे, और लासा करेंगे तो गुणनखंडी विधि से करेंगे, इसलिए हमने इसको, इस सवाल को इसमें रखा है। जैसे कि हम कैसे लिखेंगे? 1 2, 1 से 10 तक की बीच, सॉरी ऐसे लिख दें, 1 से 10 तक की संख्याएं क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 एंड 10। अगर हम इसकी गुणनखंड करें तो गुणनखंड विधि ऐसी हो जाएगी, ऐसे करेंगे। और यानी कि पहले हम 2 से काटेंगे तो 1 है तो बना देंगे, तो 1 तो 1 ही रहेगा। 2 1 2, 3 2 2 4 5 और 2 तिया 6 7 के साथ ही 2 चौको 8, 9 की 9, 9 2 से नहीं कटेंगे तो 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखो कहीं कोई भी संख्या 2 से कटी, हाँ अभी एक संख्या और कटी तो 2 एक बार और लेंगे। 1 का 1 ही 1 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 2 1 2 हो जाएगा, और 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, और 2 2 4 हो जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा। अब इसके बाद हम लेंगे 3, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 का 1 ही, 5 का 5 ही, और 3 एकम 3, 7 का 7 ही, और 2 और थे, सॉरी यहाँ पे 2 ले लो, चलो ठीक है पहले 2 ले लो, तो यहाँ पे 2 थे, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 5 7 और 2 एकम 2 और 9 और कॉमा 5। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे हम 3, तो ऐसे करेंगे 3 एकम 3, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही, 5 कटेंगे नहीं, 1 फिर 7 फिर 1, 3 3 का 9 और 5, फिर 3 लेंगे हम, क्योंकि 3 एक बार और है, तो 1 का 1 1 ही, 1 5 का 5 ही लिखा रहने दो, 1 का 1, 7 का 7 ही, 1 का 1, 3 एकम 3 और 5। ठीक है, अब हमारे 5 और 7 बच रही, यानी कि एक बार भाग किससे जाएगा? यहाँ पे देख ले रहे हैं हम, जगह थोड़ी कम पड़ेगी बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, हम यानी कि 5 और लेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 1 का 1, 1 का 1 और 1, 5 एकम 5, 7 1 1 और 1। ठीक है, फिर कितना आएगा? 7, तो 1.1 1 1 और ये 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी कि 7 उतार लो इसे, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये सारा 1 बन जाएगा यहाँ नीचे। ठीक है, ये बिल्कुल क्लास 5th के सवाल मान के चलो, क्लास 5th के सवाल। अब इनके हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, लासा निकालेंगे। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका जो संख्या आई है इनका गुणा करेंगे। जैसे कि क्या आया? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, और इसका ये आंसर आएगा 2500। कितना आ जाएगा बेटा? 2500। तो ये है न्यूनतम संख्या। जब कह दिया जाए तो न्यूनतम का मतलब होता है लासा, और अधिकतम की बात हो, किसकी बात हो बेटा? अधिकतम, 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 तो हम लेंगे मासा। क्या निकालेंगे बेटा? मासा। अब बात करते हैं इसके आगे के टॉपिक की, मासा तथा लासा। ठीक है, बात करेंगे मासा की पहले, फिर बात करेंगे हम लासा की। मासा क्या होता है? मासा होता है महत्तम समवर्तक, और लासा होता है लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, महत्तम समवर्तक
को हम दो तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो है भाग विधि और दूसरी है गुणनखंड विधि, जो कि अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है, ठीक है। उस विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं मासा को, और एक है भाग विधि, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में हम SCF और इसे हम LCM कहते हैं, जो कि आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा, ठीक है। यहाँ से हम सवाल लेते हैं, फिर इसके और डिटेल में जाएंगे। पहले हम सवाल देखेंगे कि जो सवाल आए हुए हैं वो। सवाल नंबर पहला है, संख्या 182 तथा 78 का मासा होगा। इसे हम दो विधि से कर सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, 182 का गुणनखंड 2 निम 18 और 2 निम 18 2 एकम 2। अभी किससे कटेगा भाई? 2 निम 2 एकम 2, 2 निम 18 2 एकम 2 और 13, सॉरी 7 से कट जाएगा, पहले 7 से काटेंगे हम। 7 एकम 7 बच्चा 2 और 7 तिया 21, ठीक है, और 13 एकम 13, ठीक है। और ये 78 है, 78 के भी हम ऐसे गुणनखंड करेंगे। और 2 तिया 6, 2 निम 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 और 13 एकम 13, ठीक है बेटा। अब इसके हम मासा निकालेंगे, तो मासा निकालने की विधि हम बताएंगे। 182 लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे 78। 182 के कितने गुणनखंड आए? 2 गुणे 7 गुणे 13 और 78 के कितने गुणनखंड आए? 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब हम इसमें वो संख्याएं लेंगे मासा में जो दोनों में कॉमन है बेटा। क्या है? कॉमन। जैसे यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? 2। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? 13। तो हम क्या लेंगे? 2 गुणे 13, यानी कि 13 दूनी 26। ये हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। 7 और 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि इनके यहाँ पे दोनों संख्याओं में 182 और 78 में 7 और 3 नहीं आ रहे, इसलिए, ठीक है। दूसरी विधि की बात करते हैं इसी में हम। तो ये है बेटा भाग विधि। कौन सी विधि है बेटा? भाग विधि। और भाग विधि को मैं कैसे करेंगे? तो बड़ी संख्या को अंदर लिखेंगे 182 और बाहर लिखेंगे 78, यानी कि कितनी बार जा सकता है? 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, यानी कि 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगी 2, और 7 दूनी 14, 14 और 1 15, ठीक है बेटा। घटाओ इससे, कितना बचेगा? 12 में से गई 6 और 7 में से 5 गई 2, ठीक है, 26 और ये जाएगा 78। अब देखें 26 दूनी, यानी 6 दूनी 12, 6 ती 18, 3 बार चला जाएगा, सॉरी। 26 ती 78, कितना हो गया बेटा? 78। तो ये खत्म हो गया। तो किस मासा क्या होगा इसका? जो लास्ट में जिससे भाग गया पूरा पूरा, लास्ट में किससे गया? 26 से। तो ये 26 ही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? मासा हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? आंसर, ठीक है। तो हम इसमें देख चुके दो विधि। ये तो अपनी गुणनखंड विधि है, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। ये अपनी भाग विधि है। ये हमने इसमें एक आपका सवाल था सहआभार संख्या विधि में, उसमें ये लगाया था, उसका मासा 1 निकाला था, ठीक है। अब सवाल नंबर दूसरा है बेटा, संख्या है अपनी 12 और 21 का मासा। इसे हम दोनों विधि से किसी भी विधि में लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हम यहाँ पे गुणनखंड विधि से लगाएंगे। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3 और 21 भी ऐसे ही आएंगे। किससे? 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो अपना 12 लिखेंगे और 21 लिखेंगे। 12 का गुणनखंड कितने आए? 2 गुणे 2 गुणे 3 और 7 के कितने गुणनखंड आए बेटा? 21 के कितने गुणनखंड आए? 3 गुणे 7। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या मैच कर रहा? 3, ये और ये 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? मासा हो जाएगा, यानी कि मासा क्या हो गया मेरा? 3। इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लासा। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समवर्त, और इसमें हम छोटी छोटी संख्याओं के ऊपर बात करते हैं। जब या छोटी छोटी संख्या आ जाए तब भी हम लासा ही निकालेंगे, और बड़ी बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या की बात करें तो हम मासा निकालेंगे, क्योंकि मासा का मतलब होता है महत्तम और लासा का मतलब होता है लघुत्तम, ठीक है। तो आगे जाते हैं और सवाल को आगे देखते हैं क्या है ये सवाल। और संख्या
सवाल है अपना 92 तथा 510 का लासा ज्ञात कीजिए। अब लासा ज्ञात करने की विधि भी अपने पास एक ही है, वो है गुणनखंड विधि। तो यानी कि 92 लिखेंगे और इसके गुणनखंड करेंगे। दो चौको 8, दो छिक्का 12, दो दूनी 4, दो तिया 6 और 23 एकम 23। ठीक है बेटा, ऐसे 510 का गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 10 है तो हमें पता है 2 से कट जाएगा। दो दूनी 4 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और ये अब किससे कटेगा बेटा? 5 5 10 2 12, ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 सत्ते का है 63, 24 हासिल 1, 3 पचे 15 और 8 5 13, ये अब नहीं कटेगा, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। तो अब किससे कटेगा बेटा? हाँ 5 से। तो 5 एकम 5 और 3 5 सत्ते 35, यानी कि ये हो गया अपना 17। कितना हो गया? 17। ठीक है बेटा, अब इसका हम लासा निकालेंगे। लासा एक तो ये विधि और इसमें एक विधि और है भाग विधि, वो भी विधि बताएंगे। इसमें क्या होता है, दोनों को एक साथ लेके करते हैं और एक साथ ही गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, सवाल है आगे अपना, करेंगे इसे कैसे? 92 और 510। ठीक है, अब 2 गुणे 2 गुणे 23 और 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसे हम एक विधि में और लिख सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था 2 की पावर 2 और 23। ठीक है बेटा, और इसे हम लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। लघुत्तम संवर्तक में हम बड़ी से बड़ी घात लेते हैं और महत्तम संवर्तक में यानी कि मासा में हम यहाँ पे छोटी छोटी घात लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? अगर हम लासा की बात करें तो लासा की सबसे छोटी घात क्या है बेटा? 2 की पावर 2। ठीक है, और जो शेष बचे जो कॉमन नहीं आ रहे, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 की 2 है, अब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है नहीं, यहाँ पे 23 है बेटा। ठीक है, तो जो है उस सभी को लिखेंगे, इसमें कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए, यानी कि 17 और गुणे 23। अब इनके हम आपस में गुणा करेंगे और गुणा करके हमारा आंसर जो आएगा हम उसे लिखेंगे और अपना आंसर आएगा 23 460। 23 460 इसका लासा निकलेगा। ठीक है बेटा, ये हमारा लासा हो गया। आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, हमने ये डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, और अब हम चलते हैं सवाल नंबर, यानी कि ये हमारा 3rd सवाल था और ये हो गया हमारा 4th सवाल। ठीक है, इसमें हम दोनों चीजों को निकालेंगे एक साथ, वो है लासा तथा मासा। करने की विधि हम इसमें अप्लाई तो करेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, तो हल करेंगे सबसे पहले और सबके अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, क्योंकि हम मासा और लासा को दोनों को एक साथ निकालने की कोशिश करेंगे इस सवाल में और निकालेंगे भी। और जैसे कि लिखेंगे हम 25 20 और दूसरा सवाल है अपना 10 523। ठीक है बेटा, इसको गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12 और 0। ठीक है, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 0, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 5 और 1 6, 6 3 9 और 3 के पानी में 9 आते हैं, जोड़ के देख लो आप, जोड़ के पता करेंगे 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 3 एकम 3 और 3 पचे 15। ठीक है बेटा, अब बात है ये कि 0 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 अंक एक साथ लिए, इसलिए एक 0 लगा दिए, यहाँ पे 105 लिखा। ठीक है बेटा, और अब बात करेंगे ये भी अभी 3 से कट जाएगा। 3 तिरका 9, 3 पचे 15 और 5 3 8 होता है, ये 3 से कटेगा नहीं तो ये कटेगा 5 से। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है बेटा, ऐसे इसके गुणनखंड करेंगे हम। ठीक है, करो। 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अपना इकाई अंक 5 बन चुका है। तो अब हम चेक करेंगे 3 से। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो पहले पता करेंगे। 5 5 10, 10 2 12 और 6 18। ठीक है, तो 18 3 के पाड़े में आते हैं तो हम काट देंगे। और 3 एकम 3 बच्चा अपना 2, 3 सत्ते 21 बचा 1
30 पचे 15 बचा 1, 30 पचे 15 1। ठीक है, अब फिर चेक करेंगे। 5 5 10, 10 7 17, 17 और 1 18, 18 फिर ये 3 से कट जाएगा और 3 पचे 15 बचा 2 और 3 24 बचा 1, 3 पचे 15। ठीक है, फिर देखें तो अभी फिर ये 18 बन रहा है, 5 5 10 8 18, तो यानी कि फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और बच्चा 2, 3 निम 27, 3 निम 27 बचा 1 और 3 पचे 15। अब ये देखो फिर 5 और 1 6 6 और 9 15, फिर 3 से कट जाएगा और 3 तिछंग 18 और 1 3 पचे 15। अब देखेंगे 6 5 11 होता जो कि 3 से नहीं कटेगा, तो हम पता करेंगे किससे काटेंगे, 5 से। तो 5 5 एकम 5 और बच्चा अपना कितना बेटा 1 और 5 तिया 15। अब ये 13 किससे कटेगा, 13 स्वयं से ही कटेगा। अब हम इसे जैसे कि वहां पे लिखा था इस रूम में घातों के रूम में, ऐसे इसे हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 225 सॉरी 25 20 का 25 20 की जो गुणनखंड आए उनको लिखेंगे घात के रूप में। कितने बार आए, 2 1 2 3, 2 की पावर हम डायरेक्ट लिख रहे 3 और 3 कितने बार आए 1 2, तो 3 की पावर होगी बेटा 2 और 5 गुणे 7। ठीक है, 10 530। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके गुणनखंड कितने आए, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 2 3 4, तो गुणा 3 की पावर 4 गुणा अब 5 गुणा 13। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था बेटा कि अगर हम मासा की बात करें तो मासा में हम सबसे छोटी यानी कि न्यूनतम घात लेंगे। ठीक है, मासा में घात कितनी लेंगे, छोटी। जैसे यहाँ पे 2 की पावर यहाँ 3 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे, गुणा लगाएंगे। 3 की पावर यहाँ 4 है और छोटी घात क्या है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर हम 2 लेंगे। और 5 है, 5 तो वो तो सेम ही, तो 5 की पावर 1 और यहाँ पे 7 और 13 कोई कॉमन है नहीं, तो इसे छोड़ देंगे और इसका हम करेंगे गुणा। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 पंच गुणा करो 18 15 18 18 पंच 90। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, मासा 90 हो गया। और लासा की बात करें, लासा की बात करें तो लासा में हम अधिकतम घात लेंगे। जैसे कि अभी हमने इसमें घात ली थी छोटी वाली मासा में, तो हम लासा में क्या लेंगे, बड़ी घात। 2 की पावर कितनी है अधिकतम 3 और 3 की पावर कितनी है अधिकतम 4, 5 कितनी है, 5 की पावर 1 ही है दोनों के ऊपर, क्योंकि ये भी और ये भी अधिकतम 1 ही है। और जो बचा है उसको भी लिख लेंगे, यानी कि यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 13। ठीक है बेटा, जो कि इनके गुणनखंड यानी कि ये दोनों में 7 ऊपर है तो नीचे नहीं आ रहे, 13 नीचे तो ऊपर नहीं आ रहे, इसलिए। अब अगर हम इस सवाल के आंसर की बात करें, मासा की बात करें, तो इसका मासा निकलेगा 29,400 29,400 29,400 840। ठीक है, 29,400 840 का क्या हो गया बेटा, लासा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दूसरी सवाल यानी कि सवाल नंबर 5 की। और ये सवाल हमने विशेष करके इसीलिए लिया है क्योंकि ये सवाल में भाषा है, इसमें कहा नहीं गया कि आपको लासा निकालना है कि मासा। ये सवाल छोटी छोटी जो बात है, छोटी छोटी जो शब्द लिखे हुए सवाल है कि जैसे कि है वह छोटी छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल होगा, यानी छोटी छोटी आ रही है। तो छोटी या न्यूनतम की जब भी बात हो तो हम इसमें क्या निकालेंगे बेटा, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा। तो हल करेंगे और जैसे कि हम वहां पर गुणनखंड करके आए वैसे गुणनखंड करेंगे। 35 56 और 91। ठीक है, इसके गुणनखंड करो तो ये 5 7 35 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 एकम 2 और 2 चौको 8 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ठीक है बेटा,
और ये बचा 91, तो 91 किससे कटेगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा 2, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे बेटा, लासा। पहले इसके गुणनखंड लिखेंगे, 35, 56 और 91 के। तो 35 के गुणनखंड क्या निकल के आए, 5 गुणे 7, 5 गुणे 7, और 56 के गुणनखंड निकल के आए 2 की पावर 3 गुणे 7, और 91 के गुणनखंड निकल के आए 7 और गुणे 13। ठीक है, अगर हम इसके लासा की बात करें, पहले तो हम इसका लासा निकालेंगे, ठीक है, फिर इसमें 7 जो है शेषफल उसकी भी बात करेंगे। इसमें लास्ट जब भी हम लासा निकालें, क्या निकाले बेटा, लासा, और शेषफल दिया हो तो हम जो लासा निकलेगा उसमें हम जो शेषफल है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और लासा इसका निकलेगा 36, यानी 3640 इसका लासा निकलेगा। गुणा करके देख लेना आप लोग, ठीक है। और लासा में अब क्या करेंगे, हम 7 जोड़ देंगे, क्योंकि अभी अपना आंसर अभी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है वह छोटी छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल हो, तो यानी कि शेषफल 7 बचना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें जो 7 है उसको भी क्या कर देंगे बेटा, ऐड। तो ये अपना आंसर हो गया जाएगा कितना, 3647, ये अपना क्या हो गया बेटा, आंसर। और अब बात टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मासा एवं लासा के बीच संबंध। आज हम इसमें जानेंगे कि लासा और मासा में संबंध क्या है। लासा और मासा के बीच संबंध ये है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। ये मासा और लासा के बीच ये संबंध है बेटा। क्या है बेटा, ये संबंध है। क्या संबंध है, ये विशेष करके ये फॉर्मूला है आपका, और ये विशेष करके नोट कर लेना। यही हमारा क्या है, लासा एवं मासा के बीच संबंध है। कहने का मतलब क्या है, अगर पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या कर दे और मासा और लासा जो निकाले तो उनके जो मान आएंगे, इसका जो मान आएगा गुणा करने पर और इसका जो मान आएगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को हम कहते हैं लासा और मासा के बीच संबंध। इसी से कुछ सवाल है रिलेटेड, तो देखेंगे। इसमें इतने ही टाइप के सवाल है, इससे कुछ भी बाहर नहीं है, ठीक है। और देखेंगे पहला सवाल जैसे कि है इसमें, तो हल करेंगे। कह रहे हैं कि हल लासा 12 और 21 का लासा 84 है, यानी कि ये संख्या है, ये पहली संख्या और ये आपकी दूसरी संख्या है, और इनका लासा आपको दे रखा है 84, और मासा 12 और 21 का होगा, यानी कि 12 और 21 का मासा पूछे। ये दोनों कोष्टक के अंदर ये संख्या है, ये पहली संख्या होगी, ये आपकी दूसरी संख्या होगी, सेम वही कंडीशन। तो हम पहले लिखेंगे पहली संख्या क्या है हमारी 12, और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी बेटा, दूसरी संख्या क्या हो गया हमारा 21, ठीक है। और दिया दे का रखा है, लासा दे रखा है। क्या दे रखा है, लासा। कितना लासा दे रखा है, यानी कि 84। और मासा कह रहे हैं फाइंड करो, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है मासा। तो ये हमें ज्ञात करना, तो वही इसे संबंध से, इसी नियम से लगाएंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और मासा गुणे लासा। तो यहाँ पे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ठीक है बेटा। तो पहली संख्या हमारी है कितनी 12, दूसरी संख्या हमारी 21 बराबर मासा हमें ज्ञात करना है, और लासा हमें दे रखा है कितना 84, यानी कि 84 किस में आ जाएंगे, मासा की जो चीज गुणा में होगी वो बटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 21 बटा 84 बराबर मासा, ठीक है। इससे हम काटेंगे, तो हम काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 सिक्का 12, 2 दूनी 4, और सॉरी 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 21 से कम 21 कट गया, ठीक है। 21 से 21, तो बच्चा कितना अपना 3। तो मासा बराबर क्या हो गया अपने इसमें आंसर, मासा बराबर 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस संबंध के जरिए से, इस संबंध के जरिए से हमने इससे इसका मासा निकाल लिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो मासा है
और जो लासा है, मासा हमेशा लासा से छोटा रहे। कहने का मतलब क्या, लासा बड़ा होगा और मासा हमेशा छोटा होगा। और दूसरी बात, मासा लासा को विभाजित करेगा, यानी कि अगर हम 3 से भाग करें यानी कि लासा में, तो ये भाग जाएगा। जैसे कि हम चेक कर सकते हैं, ये है 84 और ये है मेरा लासा, मासा निकला 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच्चा 2 और 6 यानी कि 2 और 4, 3 8 24। ठीक है, यानी कि ये हम इसलिए बता रहे हैं, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन होता तो हम सीधा सीधा चेक कर सकते थे कि अगर उन्होंने मासा पूछा है, जो ऑप्शन 4 है, तो उसमें से एक ऑप्शन 3 होगा। 3 से हम 84 काट के देखते, अगर 3 से 84 कट गया तो यही हमारा क्या हो गया, मासा हो गया। हमें इतना सारा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल देखेंगे यहाँ पे सेम सवाल यही है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर ये है कि इसमें लासा दे रखा था, इसमें अब मासा दे रखा है और लासा निकालने को कह रहा है। ठीक है, तो करेंगे। दे रखा है क्या है, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 255। दूसरी संख्या बराबर दे रखा है 8 6 7। ठीक है, और एचसीएफ यानी कि मासा दे रखा है 51। तो हम यही रूल लगाएंगे मासा एवं लासा के बीच संबंध वाला। तो हम लिखेंगे का, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है बेटा, पहली संख्या अपनी है क्या, यहां से देखेंगे तो है 255 और दूसरी संख्या 867 और मासा अपना दे रखा है 51। लासा हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो लासा की जो चीज गुणा में होगी वो किस में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। तो ये हो गया 255 गुणे 8 6 7 बटा 51 बराबर लासा। अगर हम इसे 51 से ये काटेंगे तो ये 17 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा, यानी कि 51 एकम 51 और 1 7, 17 बार। ठीक है, तो लासा बराबर 255 गुणे 17 बराबर, अब इसका हम गुणा करेंगे और गुणा करने पे अपना आंसर आएगा 4300 और 4335। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा 4335। ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, यदि 65 और 117 के मासा को इस रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को हल करने से पहले हम ज्ञात करेंगे क्या, ये मिटा लें क्योंकि इसका कोई अब काम है नहीं। आपको आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो सॉल्व यहां से होगा, यानी कि 65 और 117 की पहले हम गुणनखंड करेंगे और इसका मासा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे मासा को दूसरे रूप में बदल के दे रखा है। ठीक है, तो 65 के गुणनखंड करो और 17 के भी गुणनखंड करो। तो ये कितने बार आएगा, 5 से काटो, 5 एकम 5 बचा 1, 5 तिया 15 और यानी कि 13 एकम 13। ये 3 से कटेगा, 3 तिरका 9 बचा 2 और 3 निम 27, फिर 3 एकम 3, 3 तिरका 9 यानी कि 13 एकम 13। ठीक है, तो इसका पहले हम निकालेंगे मासा। तो मासा कैसे निकालेंगे, सॉरी इसे मासा निकालने के लिए पहले लिखे हम 65 और 117, यानी 65 के गुणनखंड है 5 गुणे 13 और 117 गुणनखंड बने 3 की पावर 2 गुणे 13। तो मासा वही होता है जो दोनों संख्याओं में कॉमन है। यहाँ पे ऊपर 5 है तो नीचे कोई 5 नहीं है, नीचे 3 है तो ऊपर कोई भी 3 नहीं है, लेकिन एक ही जोड़ा बन रहा है, वो है 13 का, जो नीचे भी और ऊपर भी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मासा। अब
सवाल में दे रखा है, प्रश्न अनुसार दे रखा है, क्या दे रखा है, यानी कि 65p माइनस 117 क्या है, ये मासा है और बराबर किसके हो जाएगा, 13 के होगा। क्यों 13 के होगा, क्योंकि ये मासा का ही रूप है, इसलिए हमने पहले मासा निकाला और इसे बराबर किया। ठीक है, तो 117 को अगर हम उस साइड भेजें तो ये हो जाएगा 65p बराबर 13 प्लस के 117, यानी कि जोड़ने पे बन जाएगा 7 3 10, एक और एक दो, दो और एक 3 और एक 130 और 65p। जो p के बगल में है गुणा में है, यानी कि वो बटे में आ जाएगा, तो 130 बटा 65, और 65 दूनी कितना होता है 130, और p बराबर अपना आंसर आ गया 2, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे p बराबर 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, ये रहा, ये बहुत ही सिंपल सवाल है और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो कि बार बार एग्जाम में आता है। लास्ट सवाल है अपना इसमें, तो देखेंगे हम लोग। क्या रहे, वह बड़ी से बड़ी संख्या डॉट डॉट है जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता या होगा, होगा। ठीक है, या होता है, कोई बात नहीं। तो देखेंगे क्या है। अब बात हो रही है बड़ी से बड़ी की। जस्ट इससे पहले एक सवाल हमने ऐसा ही लिया था, लेकिन उसमें बात हो रही थी वह छोटी से छोटी संख्या, इसमें बात हो रही बड़ी से बड़ी। जब बात छोटी से छोटी हो तो हम लासा निकालेंगे, यहाँ पे हम नोट करके लिख दे रहे, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि जब छोटी से छोटी तो क्या निकालना, तो मासा निकालना है। हाँ, छोटी और तो छोटी छोटी है तो लासा, और बड़ी से बड़ी तो हमें निकालना है मासा। ये एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि आप सवाल समझ जाए कि इसमें लासा निकालना है या मासा। ये बच्चों की सबसे बड़ी समस्या होती है, सवाल तो देखते हैं ये सवाल है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि इसमें लासा निकालना है कि मासा निकालना है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जब भी बड़ी से बड़ी आए या अधिकतम शब्द आए तो उसका हम मासा निकालेंगे। लेकिन इसमें एक सवाल में ट्विस्ट ये है कि 70 और 125 पूरी संख्या नहीं देगी, इसमें भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 बचेगा। जब शेषफल दिया जाए तो इन संख्याओं में शेषफल हम घटाएंगे, किस केस में, जब हम मासा निकालेंगे। ठीक है, अगर हम लासा निकाल रहे थे तो उसमें हम ये शेषफल जोड़ रहे थे, जस्ट पहले हमने 7 जोड़ा था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 है, तथा 70 माइनस 5 बराबर 65, और दूसरी संख्या 125, सॉरी 125 माइनस 8, तो 125 में जब 8 घटाएंगे तो ये बचेगा अपना 117। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। और मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड यानी 65 117 इसके करो गुणनखंड। जैसे कि अव्याल देख के आए ऊपर, तो इसके भी क्या है 5 और 13, 13। ठीक है, तो 17 करोगे तो 3 से काटोगे तो 39 वार में कटेगा, 39 को काटोगे तो 13 वार में, और 13 को काटोगे 13। ठीक है बेटा, तो अब देखेंगे तो मासा कितना निकल के आया 65, और 117 का 65 का क्या आएगा 5 गुणा 13, और जो 17 का आएगा 3 की पावर 2 गुणा 13, यानी कि मासा हो जाएगा अपना 13। ठीक है, ये अपना क्या होगा बेटा मासा। यानी कि अगर देखा जाए तो ये
बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी इसका आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर हम 13 से भाग 70 और 125 में करेंगे तो अपने शेषफल क्रमशः 5 और 8 ही बचेंगे। आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में कर रहे हैं, आपको डाउट है ये मेरा आंसर सही है या गलत, तो 13 से इसमें भाग करके देख लो और 13 से इसमें भाग करके देख लो। अगर आपके शेषफल 5 और 8 आ रही है तो वो आपका आंसर सही है। अब आगे चलते, अब आपका ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसके बाद कुछ भी इसमें शेष नहीं बचेगा। ये है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, ठीक है। इससे एक 6 नंबर का और 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। या तो 6 नंबर का आएगा या 4 नंबर का आएगा। तो सबसे पहले इसमें 3 टाइप के सवाल बनते हैं कुल, इससे कुछ बाहर नहीं है, इसलिए हमने इसमें 3 ही टाइप के 3 ही सवाल लिए हैं, ठीक है। पहला सवाल सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बेटा। क्या लिखा है? ये अपरिमेय संख्या, ठीक है बेटा। तो सॉल्व करेंगे हम। नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे माना P/Q एक परिमेय संख्या है। P/Q क्या है? एक परिमेय संख्या है, अतः √2 बराबर P/Q। Q को हम इस साइड भेज देंगे या √2 QP, ठीक है। दोनों पक्षों में अब क्या करेंगे बेटा? वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या होगा? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √2 Q का होल स्क्वायर और P का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से क्या होगा? 2 तो बाहर आ जाएंगे, √Q² हो जाएगा और P² हो जाएगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं का कि 2Q² P² को विभाजित करता है, तो 2QP को भी विभाजित करेगा। अब क्या करेंगे हम? यानी कि Q के स्थान पे हम कुछ भी रख दे, मान लो C रख दे रहे, हाँ, Q बराबर C रखने पर, इसलिए पुनः Q बराबर C रखने पर, तो Q बराबर C रखोगे तो बेटा हो जाएगा ये 2C² P², ठीक है। और ये भी क्या करेंगे? और यहाँ पे हम लिख सकते क्या? 2C² बराबर P² को 2P² बराबर नहीं, कॉमा 2C² P² को विभाजित करता है, या C2C, ठीक है, 2C P को भी विभाजित करेगा। अथा यहाँ पे लिखेंगे अथा √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह हमारा विरोधाभास है,
इसलिए विरोधाभास है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस इतना ही सा था इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं, बहुत ही सिंपल सवाल है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बेटा। अब है सवाल नंबर अपने दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे, इसी प्रकार से मानेंगे, माना P/Q मानना हो या A/B मानना हो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको मानना है वो मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, माना P/Q एक अपरिमेय संख्या है अतः 2 प्लस √3 बराबर P/Q। ठीक है, अब हम 2 को बेटा उस साइड भेज देंगे तो बचेगा हमारा √3 बराबर P/Q माइनस के 2, इसका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस का 2Q और बटा में Q √3। अब लिखेंगे क्या, चूंकि √3 चूंकि P माइनस 2Q बटा Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है अतः √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर वही बात लिखेंगे कि लेकिन यह हमारा विरोधाभास है, इसलिए 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, इस टाइप का ये सवाल है, बिल्कुल सिंपल, 2-4 लाइनें लिखनी है, उस काम खत्म, और इतने ही सवाल है। इसी टाइप का आपका लास्ट सवाल है, दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे देखेंगे बेटा, माना P/Q एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3√2 बराबर P/Q। अब √2 के बगल में यानी कि रूट के गुणा में जो चीज है वो बट्टे में आ जाती है, तो √2 बटा P/3Q। ठीक है, अब इसी के बाद हम लिखेंगे इसी बात को, क्योंकि P/3Q एक परिमेय संख्या है अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। फिर लिखेंगे लेकिन यह हमारा विरोधाभास है, इसलिए
3 रूट में 2, 1 अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट सवाल था और इसके बाहर कोई भी सवाल नहीं आता। इसी टाइप के 3 सवाल थे जो इस चैप्टर के मुख्य सवाल थे। इसके बाद कोई सवाल नहीं है और आई होप आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे। धन्यवाद।